अर्थवर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। और अर्थवर्म के अंदर जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, उसकी जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी में किस प्रकार से अलग अलग ऑर्गन काम करते हैं, तो हम देखेंगे। तो इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो कंप्लीट पार्ट अर्थवर्म के लिए ही रहेगा। तो अर्थवर्म के बारे में जर्नल इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो रेडिश ब्राउन के शेप आप देख सकते हो, अर्थवर्म की काफ़ी देखने को मिल जाता है। जब बारिश का मौसम होता है तो काफ़ी सारे जो अर्थवर्म है वो मिट्टी से निकल के बाहर आ जाते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ये एनालिडा के अंदर आते हैं, एन्यूल्स इनके ऊपर बनी होती है और रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं, लाल भूरे रंग के। और इनहेबिटेट्स अपर लेयर ऑफ मॉइस्ट सोइल, जो नमी वाली जो मिट्टी होती है उसके ऊपर वाली सतह में देखने को मिलते हैं। इनहेबिट का मतलब वहाँ पे रहते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम पे ये लाइव इन द बोरोज मेड अप बाय द बोरोइंग एंड स्वेलिंग सोइल। तो ये बिलों में रहते हैं, जो बिल इनके द्वारा बनाए गए होते हैं। और जो बिल बनाते कैसे हैं, ये बोरोइंग के द्वारा, जैसे बोरिंग हम करते हैं या फिर जो मिट्टी है उसको निगलते रहते हैं। कैन बी ट्रेस्ड बाय दियर फिशर डिपॉजिट्स नोन एज वोरम कास्टिंग। तो इनको ढूंढा जाना भी आसान होता है। इनका जो वोरम, जो इनके डिपॉजिट होते हैं, फिकल मैटर होता है, उससे भी हम इनका पता लगा सकते हैं कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे मिट्टी में आसपास प्रेजेंट है या नहीं है। और इनके फिकल मैटर को वोरम कास्टिंग भी बोलते हैं। इस जो ट्रेसिंग को वोरम कास्टिंग बोला जाता है। कॉमन इंडियन जो अर्थवर्म्स हैं वो फेरेटिमा और लिम्ब्रेकस आ जाते हैं, जो स्पीसीज हैं, जो जीनस हैं, वो ज़्यादातर इंडिया में देखने को मिलते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर फर्टिलिटी है, जो सोइल की उर्वरक शक्ति है, उसको बढ़ाया जाता है। कैसे बढ़ाया जाता है? जो अर्थवर्म है वो मिट्टी के अंदर बोरोबिल बनाते हैं और मिट्टी को पोरस छिद्र युक्त बना देते हैं। और जो ये पोरस मिट्टी है वो जो डेवलपिंग प्लांट रूट्स होती हैं उनको सांस लेने में और उनको पेनिट्रेशन का मतलब उनको गहराई तक जाने में मदद करती हैं। और इनको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, किसानों का मित्र भी बोला जाता है, जो कि अच्छी फसल है वो देने में मदद करते हैं। और इनको साथ में जो गेम फिशिंग होती है, मछली पकड़ने में भी एक बेट चारे के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हम देख सकते हैं मिट्टी के अंदर जो केंचुए हैं वो काफ़ी मात्रा में देखने को मिल सकते हैं वर्मी कंपोस्टिंग के टाइम पे। वर्मी कंपोस्टिंग का एक डायग्राम है, ये पिक है। तो मॉर्फोलॉजी बाहर से कैसे दिखाई देते हैं? ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी, जो शरीर है इनका बेलनाकार होता है, बहुत लंबा होता है और जिसके अंदर हंड्रेड्स की संख्या में 100 से लेकर 120 तक छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इनका शरीर अलग अलग भागों में डिवाइड होता है। डोर्सल सरफेस है वो मार्क्ड बाय ए डार्क मीडियन मिड डोर्सल लाइन। तो जो ऊपर वाली सरफेस है, पीठ जो सरफेस इनकी ऊपर की तरफ रहती है, उसके ऊपर एक डोर्सल लाइन है। डोर्सल ब्लड वेसल्स होती है वो जो बाहर की तरफ दिखाई देता है, उससे हम मार्क कर सकते हैं इसको कि ये डोर्सल सरफेस है। अलोंग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, जो लेंथ वाइज होती है वो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। वेंट्रल सरफेस इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ जेनिटल ओपनिंग पोर्स। जो वेंट्रल सरफेस है उसमें या उसकी तरफ जेनिटल ओपनिंग या पोर्स, छिद्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये अपना जो स्पर्म है या ओम है उनको सिक्रीट करते हैं। स्पर्म को ही सिक्रीट करते हैं ये। एंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ माउथ, जो अगर भाग होता है, जो आगे वाला भाग होता है उसमें माउथ होता है और साथ में एक प्रोस्टोमियम प्रेजेंट होता है। प्रोस्टोमियम क्या है? एक लोब होता है जो कि माउथ को कवर करने का काम करेगा। और साथ में ये एक वेज बाले जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, जो कि जो क्रैक होते हैं मिट्टी के अंदर, जो अलग अलग जो खाली जगह होती है उसमें ये आगे बढ़ने का काम करता है। और साथ में कुछ सेंसरी फंक्शन भी होता है, सेंस करने का काम भी करता है एनवायरनमेंट को ये। तो ये हम पिक से समझ सकते हैं। डोर्सल और वेंट्रल सरफेस दिखा रखी है, ये डोर्सल व्यू है और ये वेंट्रल व्यू है। तो प्रोस्टोमियम सबसे ऊपर वाला भाग होता है, उसके बाद माउथ प्रेजेंट होता है। पेरिस्टोमियम, प्रोस्टोमियम, ये अलग अलग पोर्शन होते हैं। जो शुरुआत वाली रिंग्स होती हैं, उसके बाद सिट्टा प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद क्लीटियम, एक जो बहुत मेन स्ट्रक्चर होती है, इसके बेस पे बॉडी है वो 3 भागों में डिवाइड रहेगी। उसके बाद मिड डोर्सल लाइन, बीचों बीच एक लाइन प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स की वजह से। एनस बिल्कुल
टीप पे पाया जाता है, एक साइड में माउथ एक साइड में पीठ। तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो भी देखने को मिलेगा और काफ़ी सारी एन्यूल्स देखने को मिलती हैं। छोटे छोटे बॉडी सेगमेंट्स हैं, उन्हीं को एन्यूल्स बोला जाता है। तो फेरिटिमा पोस्थमा का जो डोर्सल और वेंट्रल व्यू है वो हम देख सकते हैं। उसके बाद है मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स के अंदर देखने को मिलती हैं, जैसे पेरिस्टोमियम। ये क्या चीज़ होता है? फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, बक्कल सेगमेंट। सबसे पहला जो भाग होता है, जो अलग अलग रिंग होती हैं, छल्ले से होते हैं, पहला छल्ला होता है, उसको पेरिस्टोमियम बोला जाता है, जिसके पास माउथ होता है। क्लीटियम, प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू इन सेगमेंट 14 to 16। 14 से लेकर 16 सेगमेंट के अंदर एक मैच्योर वोम होता है, उसके अंदर एक गाढ़े रंग का एक बैंड का मतलब एक छल्ला देखने को मिलता है, जो थोड़ा अलग दिखाई देता है, जो बॉडी को 3 भाग में डिवाइड करता है, जो प्री क्लिटरल क्लिटरल और पोस्ट क्लिटरल सेगमेंट है। प्री क्लिटरल मतलब इससे पहले के सेगमेंट आ जाते हैं, क्लिटरल जो खुद जिस सेगमेंट में 14 से 16 वाले जो सेगमेंट उनको क्लिटरल सेगमेंट बोला जाता है, और पोस्ट में 16 के बाद वाले आ जाते हैं। स्पर्म थिकल अपर्चर, ये 4 पेयर में प्रेजेंट होती है, 4 ग्रुप में प्रेजेंट होती है वेंट्रल साइड की तरफ। ऑन द इंटर सेगमेंटल ग्रूव, ग्रूव का मतलब कुछ डिप्रेशन होते हैं, 10 विभाग को बोलते हैं, जो कि ये सेगमेंट जरूर याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे। 5th से 9th सेगमेंट में जो 4 पेयरिंग में पाए जाते हैं। फीमेल जेनिटल पोर है, ये सिंगल पाया जाता है, मिड वेंट्रल लाइन के अंदर पाया जाता है। ये 14th सेगमेंट है जो वहाँ पे देखने को मिलेगा। फीमेल जो जेनिटल पोर है, जिससे फीमेल के अंदर जो स्पर्म है वो रिलीज किए जाते हैं। जैसे फीमेल और मेल जो जेनिटल पोर हैं, ये एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो अर्थवोमा और हर मैक्रोडाइट ऑर्गेनिज्म होता है बाइसेक्सुअल होता है, तो एक ही शरीर में पाए जाते हैं मेल और फीमेल जेनिटल जो पोर्स होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जो पोलिनेशन है वो क्रॉस होती है। मेल जेनिटल पोर्स पेयर्स ऑन द वेंट्रल डोर्सल साइड ऑन 18th सेगमेंट के अंदर से जो वेंट्रल लेटरल साइड पे कुछ पेयर्स में पाए जाते हैं मेल जेनिटल पोर, जिसके द्वारा स्पर्म में उनको रिलीज किया जाता है। नेफ्रोडियोफोर्स, तो ये न्यूमरस माइन्यूट पोर, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि पूरी बॉडी सरफेस पे बाहर की तरफ खुलते हैं, जैसे अपने जो स्वेट ग्लैंड्स के जो पोर होते हैं वो होते हैं। इसी तरीके से इनके शरीर में नेफ्रोडियोफोर होते हैं, जो प्रत्येक बॉडी सेगमेंट में पाए जाते हैं। किसको छोड़ के? फर्स्ट, लास्ट और क्लाइटिलियम को छोड़ के। फर्स्ट पहले वाले को, लास्ट वाले को और क्लाइटिलियम वाले को छोड़ के बाकी पूरे शरीर में देखने को मिलते हैं। सीटा क्या होता है? रोज ऑफ एस शेप्ड इमेंडेड इन द एपिडर्मल पिट्स। एस शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं जो कि एपिडर्मल जो पिट्स हैं, एपिडर्मल गड्ढे हैं, उनमें दसे होते हैं ये, और पिट्स इन द मिडल ऑफ ईच सेगमेंट प्रत्येक सेगमेंट के बीचों बीच पाए जाते हैं। कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रेटेड। प्रिंसिपल रोल इन लोकोमोशन, तो इनका मेन काम क्या होता है? लोकोमोशन करवाना, मूव करवाने में मदद करते हैं ये जो अर्थवोमा उसकी। उसके बाद ये हम स्ट्रक्चर है देख और समझ सकते हैं, थोड़ा डिटेल व्यू। प्रोस्टोमियम होता है सबसे पहला जो भाग होता है, उसके बाद पेरिस्टोमियम जो फर्स्ट सेगमेंट है उसको बोला जाता है। प्रोस्टोमियम वो जो वेज लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इसको पेनिट्रेशन में मदद करते हैं, माउथ प्रेजेंट होता है फर्स्ट सेगमेंट में। उसके बाद स्पर्मेथिकल पोर हम देख सकते हैं 5वें से 9वें सेगमेंट में पाए जाते हैं ये। उसके बाद सीटा क्या होते हैं? प्रत्येक सेगमेंट में एक डिप्रेशन सा देखने को मिलता है, जैसे कंप्लीट सेगमेंट इसके बीचों बीच एक लाइन सी देखने को मिलती है, उसको सीटा बोलते हैं। उसके बाद डोर्सल पोर प्रेजेंट होते हैं 2। उसके बाद क्लाइटिलियम होता है बीचों बीच 14 से लेकर 16 सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है, और इसी के अंदर फीमेल जेनिटल पोर है वो पाया जाता है। उसके बाद 16 से लेकर 19 तक जो मेल, 16 से लेकर 16 और 17 और 18 सेगमेंट में क्या पाया जाता है? मेल जेनिटल पोर पाए जाते हैं। उसके बाद जेनिटल पेपिलिया पाया जाता है 19वें सेगमेंट के अंदर। तो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं जो हम शरीर पे देख सकते हैं, अर्थवोम की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में आ जाते हैं। उसके बाद एपिडर्मिस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम है वो देखते हैं। तो एपिडर्मिस है जो बॉडी वाल, जो बॉडी को कवर करती हैं एक्सटर्नली बाय थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल। तो यहाँ पे एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है जिसके अंदर कोई सेल नहीं पाई जाती।
एपिडर्मिस मेड अप ऑफ सिंगल, क्यूटिकल का मेन काम प्रोटेक्शन का ही होता है, और एपिडर्मिस है वो सिंगल लेयर ऑफ कोल्यूमिनार एपिथेलियल सेल, जो एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ा था उसमें कोल्यूमिनार सेल भी देखी थी, उनसे बना होता है, विच कंटेन सिक्रेटरी ग्लैंड्स, जो सिक्रीशन का काम भी करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो स्किन है वो मॉइस्ट रहती है। टू मसल लेयर होती है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, एक सर्कुलर लेयर होती है, एक लेंथ वाइज जो लेयर है वो मसल की होती है। एंड एन इनरमोस्ट सिलोमिक एपिथेलियम, तो अंदर की तरफ सिलोमिक मतलब बॉडी कैविटी के अंदर भी एपिथेलियम वो प्रेजेंट होती है, और जो मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के साथ इनको लोकोमोशन में मदद करते हैं। उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट ट्यूब, एक सीधी एक ट्यूब मतलब एक नाली होती है जो रन्स बिटवीन द फर्स्ट टू द लास्ट सेगमेंट, जो एक पहले सेगमेंट से शुरू होकर पूरे लास्ट सेगमेंट तक चलती है। और जो बक्कल कैविटी है वो 1 से 3 सेगमेंट में प्रेजेंट होती हैं। माउथ ओपन्स हेयर विच लीड्स टू मस्कुलर फेरेंक्स, जो माउथ है वो यहाँ पे खुलता है और जो आगे वाले भाग है जो मस्कुलर फेरेंक्स में लीड करता है उस भाग को जोड़ता है। इंजेस्टेड जो ऑर्गेनिक रिच सॉइल होती है, मिट्टी को निकलता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो गले सड़े पत्ते वगैरह होते हैं उनको साथ में निकल जाता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक में जाते हैं, और जहाँ पे जो डाइजेस्टिव इंजाइम है, जो अलग अलग केमिकल सब्सटेंस है वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल का मतलब है शोषित किए जाने वाले यूनिट्स में बदलने का काम करते हैं। उसके बाद ओसोफेगस है जो कि 5 से लेकर 7 सेगमेंट तक प्रेजेंट होती है। ये स्मॉल नैरो ट्यूब, ये बिल्कुल पतली ट्यूब होती है जो कि कंटिन्यू इनटू द मस्कुलर गिजार्ड, एक गिजार्ड पोर्शन होता है जो 8 से 9 सेगमेंट के अंदर पाया जाता है, और इस गिजार्ड का काम क्या होता है, ग्राइंडिंग द सोइल पार्टिकल, ये मिट्टी को पीसने का काम करते हैं, और डिकेइंग लीव्स है उनको भी तोड़ने का काम करते हैं, जैसे दांत हमारे बक्कल कैविटी में करते हैं तो ऐसे ग्राइंडिंग का काम है जो मस्कुलर गिजार्ड का रहता है। उसके बाद है स्टमक, स्टमक 9 से 14 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, और ये कैल्सीफेरस ग्लैंड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और न्यूट्रलाइज्ड द ह्यूमिड एसिड प्रेजेंट इन द ह्यूमस, ह्यूमस जो इन्होंने निकला है, जो गले सड़े पत्ते वगैरह है जो ये निकलते हैं तो उसके अंदर जो भी एसिड प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है जो स्टमक है। इंटेस्टाइन 15वें सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक चलती है, और ये एक पेयर ऑफ शॉर्ट एंड कोनिकल इंटेस्टाइनल केसिया प्रोजेक्ट ऑन द 20th सेगमेंट, तो एक पेयर प्रेजेंट होता है, छोटे होते हैं वो कोनिकल कोन जैसी स्ट्रक्चर, जिसको हम इंटेस्टाइनल कैसी स्ट्रक्चर होती हैं स्पेशल टाइप की, जो कि 20th सेगमेंट में अंदर पाई जाती हैं। सिंपलर मॉलिक्यूल आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन एंड यूटिलाइज्ड, तो जो भी सब्सटेंस हैं जो तोड़े हुए सब्सटेंस हैं उनको यहाँ पे एब्जॉर्ब किया जाता है, इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन के द्वारा उनको प्रयोग में लेके आया जाता है जो भी शरीर में इनकी जरूरत है। टाइफोसोल क्या होता है ये भी एक नंबर में पूछ लिया जाता है। इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ डोर्सल वॉल आफ्टर 20th सेगमेंट एक्सेप्ट लास्ट 23rd और 25th सेगमेंट, तो 26th सेगमेंट से के बाद एक फोल्डिंग होती है, ये मीडियन मतलब बीचों बीच रहती है इंटरनल फोल्डिंग, डोर्सल वॉल की इंटरनल फोल्डिंग होती है जो कि एक्सेप्ट लास्ट 23rd, जो पीछे से 23 से 25 सेगमेंट को छोड़ के वहां तक रहती है ये, और इंक्रीज इफेक्टिव एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन, तो इनका मेन काम क्या रहता है कि जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करने का काम करती है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है वो देखने को मिलता है। एनस क्या है, एक स्मॉल राउंडेड अपर्चर, एक गोल छिद्र होता है, थ्रू विच एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स इनटू द एक्सटीरियर, जिसके द्वारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो बाहर की तरफ खुलती है, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो भी जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड उसको बाहर निकाला जाता है इसके द्वारा। उसके बाद हम पिक से इनका जो एपिडर्मिस है वो देख सकते हैं, जो सीटा है नेक ऑफ सीटा, सीटा जो स्ट्रक्चर है जो कि इनको लोकोमोशन में मदद करती है, जो कि 10 यू होती है एपिडर्मिस में, वो देख सकती हैं। एस शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ऊपर वाली लेयर की एपिडर्मिस होती है, उससे ऊपर भी एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है। उसके बाद सर्कुलर मसल्स होती हैं जो एक सिंगल सेगमेंट में देखने को मिलती हैं। उसके बाद बेस ऑफ सीटा हम देख सकते हैं। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो लेंथ वाइज प्रेजेंट होती हैं। सर्कुलर स्ट्रैंड्स वही मसल्स हैं, सिलोमिक एपिथेलियम का मतलब है जो सिलोम को कवर करती है, बॉडी कैविटी को कवर करने का काम करती हैं। अर्थवॉर्म फेरिटिमा पोस्टमा ये ट्रांसवर्स सेक्शन है बॉडी वाल का, थ्रू सीटा, सीटा के बीचों बीच जो ट्रांसवर्स सेक्शन है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यहाँ से हम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं, जैसे माउथ है, फिर फेरेंक्स आता है, फिर ओसोबक्स आता है, उसके बाद क्रोप एंड गिजार्ड जो भाग होते हैं जहाँ पे ग्राइंडिंग वगैरह की जाती है। उसके बाद तो इंटेस्टाइन शुरू होती है,
और इंटेस्टाइन में जो ये फोल्डिंग है इस तरीके से प्रेजेंट होती है, जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ही यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फोल्डिंग देखने को मिल जाती है, जो कि 20th सेगमेंट से शुरू होकर पीछे से 23 से 25 सेगमेंट छोड़ के बीचों यहाँ पे हर जगह देखने को मिलती है ये। तो इसका काम क्या रहता है, जो ल्यूमिनम इंटेस्टाइन है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, कम कर दिया जाता है और एब्जॉर्प्शन एरिया वो बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। तो ब्लड क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं और कैपिलरीज भी पाई जाती हैं और हार्ट भी पाया जाता है, उसी को क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोला जाता है। ब्लड कॉन्फाइंड टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, जो ब्लड है वो हार्ट और ब्लड वेसल्स में ही रन करता है, वो शरीर के अंदर खुला नहीं रहता, ओपन टाइप में जैसे देखने को मिलता है। कॉन्ट्रैक्शन कीप ब्लड सर्कुलेटिंग इन वन डायरेक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है हार्ट के अंदर, जो कि जो सर्कुलेशन है ब्लड का उसको एक डायरेक्शन में बनाए रखने का काम करती हैं। स्मॉलर ब्लड वेसल्स सप्लाई गट, नर्व कॉर्ड एंड बॉडी वाल, जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं वो गट मतलब एलिमेंट्री कैनल, जो नर्व कॉर्ड होती है जो सेंट्रल सिस्टम का काम करती है, सेंट्रल जो सिग्नल वगैरह है वो लेके जाती है, और बॉडी वाला है उनके अंदर जो ब्लड है वो सप्लाई किया जाता है छोटी ब्लड वेसल्स के द्वारा। जो ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट के अंदर, वो क्या करती हैं, फैगोसाइटोसिक ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करती हैं एंड हीमोग्लोबिन भी प्रोड्यूस करेंगी, जो कि ब्लड प्लाज्मा में गुड़ी अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो यहाँ पे कोई स्पेशल ब्रीथिंग डिवाइस देखने को नहीं मिलती, तो यहाँ पे जो बॉडी सरफेस है उसको मॉइस्ट बना के रखा जाता है, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्किन के बिल्कुल टच में रहती हैं, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन है, सांस वगैरह जिनका जो लिया जाता है वो डायरेक्ट जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में घुल जाती हैं स्किन के जरिए ही। उसके बाद हम यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम और डायग्राम से समझ सकते हैं, एक ब्लड वेसल से ऊपर की तरफ रहती है जो डोर्सल वेसल होती है, और लेटरल हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि लगातार कॉन्ट्रैक्शन करते रहते हैं, जो ऊपर से नीचे की तरफ ब्लड है उसको पास करेंगे। और जो यहाँ पे एक वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, तो उसके अंदर भी जो ब्लड है उसको नैरो वेसल्स के द्वारा सप्लाई किया जाता है, और नीचे एक वेंट्रल वेसल होती है, ऊपर जो डोर्सल वेसल है वो थोड़ी सी वाइडर होती है, वेंट्रल वेसल थोड़ी सी नैरो होती है। तो जो डोर्सल लाइन है उस ब्लड वेसल्स की वजह से ये होती है। उसके बाद जो ये छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्किन के साथ टच में होती है, जो कि इसको रेस्पिरेशन में भी मदद करते हैं। तो कुछ लेटरल हार्ट प्रेजेंट है, ब्रेन है, वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा जो ब्रेन एक नर्वस सिस्टम है वो भी यहाँ पे थोड़ा आइडिया ले सकते हैं किस तरीके से प्रेजेंट होता है। उसके बाद और जो बीचों बीच ब्लू कलर का जो पोर्शन है वो डाइजेस्टिव ट्रैक है, एलिमेंट्री कैनाल है। उसके बाद एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सेगमेंटली अरेंज्ड कोल्ड ट्यूब्यूल्स लाइक कॉल्ड नेफ्रिडिया, तो यहाँ पे नेफ्रिडिया, नेफ्रिडियम सिंगुलर फॉर्म होती है, वो प्रेजेंट होते हैं हर एक सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कोइलिंग टाइप के अरेंजमेंट में मिलेंगे वो। उसके बाद नेफ्रिडिया क्या है, वो रेगुलेट वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, तो इनका काम क्या रहता है, जो भी बॉडी फ्लूइड है उनका वॉल्यूम है उनको आयतन वगैरह बनाए रखने में, और उनकी जो कंपोजिशन है उनके अंदर जो आयन वगैरह है ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती हैं। स्टार्ट एज ए फनल, जो कीप जैसी स्ट्रक्चर से शुरू होती हैं, और ये क्या करती हैं, एक्सेस ऑफ बॉडी फ्लूइड है उसको कलेक्ट करती हैं, एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसको इकट्ठा करती हैं, कहाँ से, सिलोमिक चैम्बर जो बॉडी कैविटी है वहाँ से इकट्ठा करती हैं, और जो वेस्ट होती है उनको डिलीवर करती है, डिलीवर मतलब भेजने का काम कहाँ करेगी, थ्रू ए पोर टू द सरफेस इन बॉडी वाल एंड इनटू डाइजेस्टिव ट्यूब, तो बॉडी वाल के ऊपर जो एक पोर होता है उसके जरिए बाहर निकाल देती हैं, और साथ में जो डाइजेस्टिव ट्यूब है उसके अंदर भी छोड़ देती हैं, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड के साथ जो सब्सटेंस है वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद 3 टाइप की नेफ्रिडिया देखने को मिलती हैं। सेप्टल नेफ्रिडिया जो 15वें सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक चलती है, ऑन बोथ साइड ऑफ इंटर सेगमेंटल सेप्टा, जो इंटर सेगमेंटल सेप्टा है उसके दोनों साइड में देखने को मिलेंगी, जैसे सेप्टम होता है उसके इस साइड में भी, एंड ओपन इनटू इंटेस्टाइन जो कि आंत में खुलते हैं। इंटैग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया वो 3 से लेकर लास्ट सेगमेंट तक चलेंगे, जो कि लाइनिंग ऑफ बॉडी वाल है वहाँ पे अटैच होते हैं, एंड ओपन ऑन द बॉडी सरफेस जो बाहर की तरफ खुलते हैं। उसके बाद फेरिंजियल नेफ्रिडिया, ये 3 पेयर्ड टफ्ट मतलब झुंड में पाए जाते हैं, पेयरिंग में 4th, 5th और 6th सेगमेंट में ही केवल देखने को मिलते हैं। फेरेंजियल फेरेक्स रीजन में ही देखने को मिलती है, नाम से भी हम आइडिया ले सकते हैं। तो पिक से हम समझते हैं एक्सक्रीटरी और नेफ्रिडियल सिस्टम जो अर्थवॉर्म का है वो यहाँ से
जैसे टफ्ट ऑफ फेरेंजियल नेफ्रिडिया और फेरेंक्स रीजन में देखने को मिलते हैं, पेयरिंग में होते हैं 4th, 5th और 6th के अंदर। जो ये रेड कलर के पोर्शन देख रहे हैं वो डक्ट होते हैं फेरेंजियल नेफ्रिडिया की, जो कि बकल कैविटी या फेरेंक्स में जाके खुलती हैं। उसके बाद इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया है जो पूरे बॉडी पे देखने को मिलती हैं और जो सेप्टम है उसके दोनों साइड में देखने को मिलती हैं ये। और फॉरेस्ट ऑफ इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, फॉरेस्ट का मतलब बहुत ज़्यादा झुंड में देखने को मिलेंगे 14th, 15th और 16th के अंदर। जो क्लिटिलियम पार्ट होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। उसके बाद सेप्टल नेफ्रिडिया है वो खासकर कहाँ पे पाए जाते हैं, सेप्टम के आसपास देखने को मिलते हैं, जो कि 15वें सेगमेंट के बाद शुरू होते हैं। और जबकि ये 7th सेगमेंट से शुरू होते हैं, 3 से भी सेगमेंट से शुरू हो सकते हैं जो ये इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया होते हैं। जबकि जो सेप्टल नेफ्रिडिया है वो 16th सेगमेंट से 15th सेगमेंट से शुरू होकर बिल्कुल एंड तक चलती हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है। उसके बाद नर्वस एंड सेंसरी सिस्टम देखते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर जो गैंग्लिया है, छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं सेगमेंट वाइज, हर एक सेगमेंट के अंदर। जो वेंट्रल साइड में, जैसे हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वाले डायग्राम में भी देखा था, नीचे वाली साइड में पाई जाती हैं। नर्व कॉर्ड के साथ में एक रस्सी जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, वहाँ पे ये गांठें मिलती हैं। नर्व कॉर्ड इन एंटीरियर रीजन, एंटीरियर रीजन में पाई जाती है। 3rd एंड 4th सेगमेंट के अंदर देखने को मिलती है। बाइफर्केट्स का मतलब इसके 2 हिस्से बन जाते हैं। और लेटरली एनसाइक्लिंग द फेरेंक्स एंड जॉइन सेरिब्रल गैंग्लिया डोर्सली टू फॉर्म ए नर्व रिंग। तो ये फेरेंक्स के सराउंडिंग में घूमती हैं और ऊपर जाके जो सेरिब्रल गैंग्लिया है डोर्सली वहाँ पे जाके मिल जाती हैं और एक छल्ले जैसी स्ट्रक्चर है वो बनाती हैं। Cerebral ganglia along with other nerves in ring integrate sensory input as well as command muscular response। तो जो गैंग्लिया होते हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया जो ब्रेन के अंदर रहते हैं, तो वो विद अदर नर्व इन द रिंग इंटीग्रेट, जो रिंग हमने ऊपर पढ़ी है उनके अंदर जो नर्व्स हैं उनके साथ वो मिलके सेंसरी सिग्नल है उनको लेती हैं, इनपुट लेती हैं, और साथ में जो कमांड वगैरह जो रिस्पॉन्स वगैरह है वो दिया जाता है सेरिब्रल गैंग्लिया के साथ। गैंग्लिया है वो किसके साथ मिलके, जो रिंग के अंदर नर्व्स हैं उनके साथ मिलके काम संभालती हैं। जो सेंसरी सिस्टम है वो डज नॉट हैव आई, अर्थवर्म के पास आई नहीं होती हैं। पोसेस लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन्स, तो इनके पास लाइट को डिटेक्ट करने वाले और जो टच है उसको डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर सेल्स होती हैं। टू डिस्टिंग्विश लाइट इंटेंसिटीज एंड टू फील वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, तो वाइब्रेशन है ग्राउंड के अंदर उनको पता कर सकते हैं, और लाइट है उसको भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसके अलग अलग जो इंटेंसिटी है कम ज़्यादा उसको पता कर सकते हैं। वॉर्म हैव स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर, इनके पास केमिकल सिग्नल्स को रिसेप्टर भी होते हैं उनके, विच रिएक्ट टू केमिकल स्टिमुली, जो केमिकल स्टिमुली केमिकल सब्सटेंस के प्रति रिस्पॉन्ड शो करते हैं। लोकेटेड ऑन एंटीरियर पार्ट है, जो कि अग्रभाग में माउथ के पास प्रेजेंट होते हैं, हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो नर्वस सिस्टम हम देख सकते हैं यहाँ पे सेरिब्रल गैंग्लिया है और ये नर्व्स हैं। 3rd सेगमेंट के अंदर जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, रिंग बनाएगी यहाँ पे, और ये रिंग मिलके ही और जो गैंग्लिया वो मिलके ही सारे जो अलग अलग सेगमेंट के अंदर अलग अलग वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होते हैं, सेगमेंटल गैंग्लियन होते हैं। सब फेरेंजियल गैंग्लियन मतलब फेरेंजियल के पास में जो फेरेंजियल से नीचे वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो सारे जो बॉडी सिग्नल्स हैं इस नर्व कॉर्ड के द्वारा ही, इस सेंट्रल गैंग्लिया के द्वारा देखे जाते हैं। स्टिमुलस जो मिलते हैं उनके प्रति रिस्पॉन्ड दिया जाता है। उसके बाद जो रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, एपिडर्मल रीजन में पाए जाते हैं। नर्व फाइबर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसी रीजन में, सेंसरी एयर प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्टिंग एपिडर्मल सेल्स हैं वो भी यहाँ पे काम करती हैं। तो इनकी जो एपिडर्मिस है उसी के अंदर ही है अलग अलग टाइप के जो रिसेप्टर हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो हर्मैफ्रोडाइट होते हैं जो अर्थवर्म है, बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही जीव में मिलेंगे। 2 पेयर ऑफ टेस्टिस 2 पेयर में पाए जाते हैं, 10th और 11th सेगमेंट में देखने को मिलेंगे। वास डिफरेंशिया है जो 10th और 11th सेगमेंट से 18th सेगमेंट तक रन करती है, 18th सेगमेंट तक फैली होती है, जहाँ पे वो प्रोस्टेटिक डक्ट के साथ जाके मिलती है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती है, इसका मतलब इनके पास एसेसरी ग्लैंड्स 2 पेयर्स होते हैं इस ग्लैंड्स के प्रेजेंट, 1 पेयर ईच इन 17th एंड 19th
एंड 17वें और 19वें सेगमेंट के अंदर एक पेयर में प्रेजेंट होती है सेसरी ग्लैंड्स, जो कि सिक्रीशन से जो स्पर्म वगैरह उनकी मूवमेंट में मदद करती हैं। कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया एक कॉमन डक्ट होती है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से, और स्पर्मेटिक डक्ट मतलब जो स्पर्म लिए हुए होती है, ओपन टू द एक्सक्रीटरी इन 18th सेगमेंट बाय ए पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर ऑन द वेंट्रल साइड, जो 18वें सेगमेंट में बाहर की तरफ खुलती है, जो कि मेल जेनिटल पोर लिए हुए होता है, वेंट्रल साइड में खुलती है, वेंट्रोलेटरल साइड में। सेक्स ऑर्गन है जो स्पर्मेथिका है वो 16th टू 9th, छठे से लेकर 9वें सेगमेंट में 4 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेथिका है जो स्पर्म बनाते हैं। एंड रिसीव एंड स्ट्रॉम स्पर्मेटोजोआ ड्यूरिंग कोपुलेशन। कोपुलेशन के टाइम पे जो स्पर्म हैं उनको रिसीव करते हैं टेस्टिस से और उनको स्टोर करके रखते हैं। 1 पेयर ऑफ ओवरी, एक पे ओवरी है वो पाई जाती हैं 12वें एंड 13वें सेगमेंट के बीचों बीच देखने को मिलेगी। एट इंटर सेगमेंटल सेप्टम, तो जो 12वां और 13वें के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है वहाँ पे देखने को मिलेगी। ओवरी, ओवरियन फनल बीनीथ द ओवरी कंटिन्यूज इनटू ओविडक्ट, तो जो ओवरी के नीचे जो फनल जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं वो ओविडक्ट में जाके खुलती हैं और जॉइन टुगेदर दोनों मिल जाती हैं एंड ओपन ऑन वेंट्रल साइड एज ए सिंगल मीडियन फीमेल जेनिटल पोर। 14th सेगमेंट में केवल एक सिंगल बीचों बीच प्रेजेंट होता है एक पोर, उसके रूप में बाहर की तरफ खुलती हैं। तो फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट वो कैसे होती है वो देखेंगे। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म अकर्स बिटवीन द टू वॉर्म्स ड्यूरिंग द मेटिंग इन जक्स्टा पोजिशनिंग अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट पोजिशनिंग में ये प्रेजेंट होते हैं। अर्थवॉर्म, दो अर्थवॉर्म आके मिलते हैं और जो स्पर्म है वो ट्रांसफर किए जाते हैं दूसरे वॉर्म के अंदर। हालांकि मेल फीमेल वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन एक स्पर्म, एक जो बॉडी है अर्थवॉर्म बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर वो ट्रांसफर किए जाएंगे स्पर्म है। गोनाडल ओपनिंग एक्सचेंज पैकेट्स ऑफ स्पर्म कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स, तो यहाँ पे जो स्पर्म्स हैं दोनों अर्थवॉर्म एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। पैकेट का मतलब झुंड में से स्पर्म्स हैं वो एक्सचेंज किए जाते हैं, जिन पैकेट्स को स्पर्मेटोफोर्स बोला जाता है। मैच्योर स्पर्म्स एंड एग सेल्स एंड न्यूट्रिटिव फ्लूइड डिपॉजिटेड इन द कोकून्स, तो जो भी मैच्योर स्पर्म्स और जो एग सेल्स हैं वो एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड में बंद करके उनको कोकून्स बना के उनको उनके अंदर स्टोर करके रखा जाता है। और जो ये कोकून है वो ग्लैंड्स सेल प्रेजेंट होते हैं क्लाइटेलियम में, वहाँ पे पैदा किए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन द कोकून होल्डिंग वॉर्म एम्ब्रोज विच आर डिपॉजिटेड इन द सोइल। फर्टिलाइजेशन और जो डेवलपमेंट है कोकून्स की वो वॉर्म के अंदर रहती है और जैसे एम्ब्रियो बनेंगे तो उनको मिट्टी के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है। आफ्टर 3 वीक्स, 3 सप्ताह के बाद जो कोकून है वो 2 to 20 वॉर्म्स हैं। प्रत्येक कोकून से वो 2 to 20 वॉर्म्स देखने को निकलेंगे विद एन एवरेज ऑफ 4, लगभग 4 रहते हैं। 2 to 20 भी मिल सकते हैं, लेकिन जो 4 तो मिलेंगे ही मिनिमम, एवरेज उनका 4 रहता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, यहाँ पे कोई लार्वा नहीं बनता है। और हम डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे जक्स्टापोज जो ये अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म के अंदर जो ये सिंपल सीटा प्रेजेंट होते हैं, एक सिंपल स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो हम देख सकते हैं यहाँ से, और जो फोर्थ जो एक मीडियन सिंगल प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो जक्स्टा पोजिशनिंग होती है, एक अर्थवॉर्म दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में रहता है। एक अर्थवॉर्म ये है, दूसरा अर्थवॉर्म इस तरीके से, जो स्पर्मेथिकल ओपनिंग है वो एक दूसरे के अंदर ओपन होती है यहाँ पे, और जिसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं। स्पर्मेथिकल अपर्चर है, क्लाइटेलियम है और मेल जेनिटल पोर्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हमने जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखी थी वहाँ पे भी ये जो पोर्स हैं वो देखे थे, तो वहाँ से भी हम एक आइडिया ले सकते हैं